make this segment even more engaging, we now move into the fire question round. For this rapid and insightful interaction, I request Mr. Nitesh Anand and Dr. Kulbhushan Sharma to kindly come forward and join us on the stage. A warm round of applause as we welcome them on the stage. हमारे साथ कुलभूषण जी हैं, तो उनको सुनना भी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अगले 15-20 मिनट में हम कोशिश करेंगे। तो इसको फायर साइड चैट की जगह शर्मा जी थोड़ा रैपिड फायर चैट की तरह रखते हैं, है ना? तो जैसे कि इसमें कुछ अलग अलग चीजें हैं जो कि हम चर्चा करना चाहते थे। जैसे कि राइट टू एजुकेशन का जो था, उससे कैसे फायदे की जगह पे नुकसान हुआ है, इसके बारे में लोग आपसे सुनना चाहते हैं। ये भी सुनना चाहते हैं कि क्या एनईपी 2020 सही मायने में हमें दूसरा मौका दे रही है या नहीं दे रही है। और साथ ही साथ इन सब के बीच में जो बजट स्कूल हैं हमारे, उन बजट स्कूलों को क्या अब और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है या नहीं है। मैं इसके पहले कि अपने प्रश्नों पे आऊं, मैं जरूर गांधी जी और जेम्स टूली दोनों ने जो ब्यूटीफुल ट्री की बात की है, वहां से मैं शुरुआत करके, लेकिन आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आज आपको ये बोला कि आप प्राइवेट स्कूल के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, प्राइवेट स्कूल के लीडर हैं, लेकिन आप ये स्वयं को कहलाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो नीतीश जी ने बात कही कि बार बार ये बात आती है कि हम प्राइवेट स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले हैं। क्या आप समझते हैं आप प्राइवेट स्कूल वाले? हमें जब ये प्राइवेट स्कूल कहा जाता है तो एक तरह से हमें डिफेम किया जाता है। प्राइवेट का मतलब क्या है? जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे किसी स्कूल के पास जब आप रिकॉग्निशन लेते हैं, मान्यता लेते हैं, आप पहले सोसाइटी बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। उस सोसाइटी ट्रस्ट के भी कुछ नियम हैं। उन नियमों के तहत सोसाइटी ट्रस्ट बनाकर फिर आप रिकॉग्निशन की फाइल लगाते हैं। रिकॉग्निशन की फाइल लगाते हैं, फिर आप फायर का सर्टिफिकेट देते हैं, हाइजीनिक का सर्टिफिकेट देते हैं, लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट देते हैं। तरह तरह के जितने भी सर्टिफिकेशन और नियम्स को पूरा करके आप सरकार को सबमिट करते हैं। फिर सरकार आपकी इंस्पेक्शन करती है। इंस्पेक्शन करके ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, और उसके बाद फिर आप रिकॉग्निशन लेते हैं। तो जब आपको सरकार ने इतने नियमों के बाद रिकॉग्निशन दे दी, और उसके बाद भी जब आप सीबीएसई में एफिलिएशन की फाइल लगाते हैं, फिर आप ड्यूल इंस्पेक्शन का सामना करते हैं। और इतनी इंस्पेक्शन और इतने कंट्रोल और इतने रेगुलेशन को पास करने के बाद अब मुझे समझ नहीं आता कि हम प्राइवेट कैसे हो गए। अब बताइए, आप प्राइवेट हो सकते हैं? प्राइवेट का मतलब अगर कोई पाव भाजी बेच रहा है, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई टमाटर की रेडी लगा के बैठा है, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। या कोई बिना मान्यता के स्कूल चला सकता है, वो कह सकता है कि मैं प्राइवेट हो सकता हूं, कि मैं बिना मान्यता के चला रहा हूं। तो ये जो प्राइवेट शब्द कहा जाता है दोस्तों, इस पे आपत्ति कहनी शुरू करो। आप प्राइवेट नहीं हो, आप सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूल है। यानी सरकार आपको कोई सहायता नहीं देती, आप अपने संसाधनों से सरकार का कार्य कर रहे हो, बच्चों को शिक्षा देना का काम कर रहे हो। ये जो प्राइवेट शब्द है, इस पे अब नितेश जी मुझे इसलिए आपत्ति है कि ये प्राइवेट स्कूल नहीं है। धन्यवाद शर्मा जी। तो जो आपकी गैर सहायता प्राप्त स्कूल जो आप हैं, आई थिंक अगर जब हम राइट टू एजुकेशन को देखें, जब 2009 में आया था, तो उस एक मान्यता जो उस पूरे कानून को देखकर मुझे समझ में आती है, उसमें ये लग रहा था कि अगर आप बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग, इन सारी चीजों को सही कर दोगे तो लर्निंग आउटकम अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। ये सोच मुझे उस कानून में दिखती है। लेकिन आपके अपने अनुभव से, अपने गैर सहायता प्राप्त स्कूल साथियों के साथ में मिलकर जो आपने देखा कि आरटी से एक्चुअल में बदलाव क्या आया, क्या लर्निंग आउटकम सही मायने में बदल पाया? देखिए, आरटी से अगर बदलाव आया होता, आरटी का मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें कहा गया कि सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी, और उसमें 25% की रिजर्वेशन की बात भी कही गई, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नॉर्म्स की बात कही गई। क्वालिटी से उस पर कोई फर्क पड़ा
ऐसा कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब ना क्वालिटी पे कहीं पर उन्होंने उस पर कोई जोर दिया कि अगर कोई स्कूल क्वालिटी एजुकेशन चला रहा है उसको रिकॉग्निशन पे कहीं पर कोई फायदा होगा। तो राइट टू एजुकेशन जो आया, हम तो इसको कहते हैं कि ये एक तरह का पॉलिटिकल ड्रामा था, जिसपे कहा गया कि 25% सीट्स जो है वो मान्यता प्राप्त स्कूल रिजर्व करेंगे और बच्चों को देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि 25% क्यों रिजर्व हो सीधा? सरकार का काम तो ये है कि 100% को एजुकेशन देना, तो 25% की ही बात क्यों? दूसरा, राइट टू एजुकेशन से देखिए आपको कितना एक बात कही गई। अगर राइट टू एजुकेशन से क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आनी थी तो राइट टू एजुकेशन तो गवर्नमेंट स्कूल पे भी लागू हुई ना। वो सिर्फ जो है प्राइवेट सेक्टर, जिसको मतलब निजी स्कूल ये कहते हैं, सिर्फ उन्हीं पे लागू तो नहीं हुई। तो अगर उससे सुधार आना होता तो आज गवर्नमेंट स्कूल सुधर चुके होते, और ये 25% का जो बात कही जा रही है इसकी शायद जरूरत ही ना पड़ती। तो मैं अभी जो इसमें कुछ और चर्चाएं थी, बस 1 मिनट में उसको बात करना चाहूंगा कि शायद पता नहीं वो सवाल आप करें या ना करें। मकाले को हम बहुत कुछ पूछते हैं कि मकाले ने जो है शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, मकाले ने रोड लर्निंग, बार बार यही सवाल यहाँ पर भी आ रहा था, मकाले ने रोड लर्निंग दी। और मकाले ने जो सबसे खतरनाक चीज दी, जिसको ना राइट टू एजुकेशन ने एड्रेस किया ना एनईपी ने एड्रेस किया, आंशिक रूप पे एनईपी ने एड्रेस किया, आंशिक रूप से। उसको अगर कोई सवाल आया तो मैं बताऊंगा। मकाले ने हमारी गुरुकुल पद्धति को बैन किया और सरकारी स्कूलों की शुरुआत करवाई। सरकार समाज, शिक्षा समाज का काम हुआ करता था, कभी सरकार का काम नहीं हुआ करता था। आप कभी मकाले की रिपोर्ट जो है हाउस ऑफ कॉमन में जो उसने पढ़ी वो भी देखिएगा, और कभी देखिएगा कि सरकारी स्कूलों की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन कभी किसी ने इस पर सवाल नहीं किया कि मकाले ये स्कूल खोल के चला गया जिसपे आज लर्निंग आउटकम और जो एजुकेशन का स्टेटस है वो सबको पता है कि कितना बद से बदतर है। लेकिन इसको कभी किसी पॉलिटिशियन ने भी नहीं उठाया, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी विल पावर की जरूरत है। क्योंकि आज उन्हीं स्कूल्स के नाम पे तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना खेल खेल रही हैं। किसी ने कभी मकाले की उस कमी को उजागर नहीं किया। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। आई थिंक अगर हम देखें तो मैकॉले की नीति आने के पहले भारत में आई थिंक जो ब्यूटीफुल ट्री नाम की किताब है, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ना चाहिए, और धर्मपाल जी का भी काम है इसके ऊपर बहुत सारा। तो उसमें ये डेटा के साथ, फैक्ट के साथ बताया गया है कि कैसे भारत में हर जगह पर शिक्षा की उपलब्धता थी। जो आज तक हम इसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं कि शिक्षा हर जगह उपलब्ध नहीं है, वो ऑलरेडी थी। फिर बाद में शिक्षा का सरकारीकरण हो गया, जो आज लोग कहते हैं व्यवसायीकरण, मैं तो कहता हूँ कि इसकी सरकारीकरण हुआ। बिल्कुल व्यवसायीकरण की जगह सरकारीकरण हुआ। जो ब्यूटीफुल ट्री की ये बात कर रहे हैं, धर्मपाल जी की बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन में जब मकाले ने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि इंडिया 98% एजुकेटेड है, साक्षर नहीं। फिर देश में चला साक्षरता अभियान, चलो स्कूल चले हम, उन्होंने कहा 98% एजुकेटेड है। और वहीं पर बैठे कर्नल कुक ने ये कहा कि टीपू सुल्तान से लड़ते वक्त मेरा नाक काट दिया गया था, और मैं उस कटे हुए नाक को लेकर एक गांव के वैद्य पे चला गया और उसने मेरा नाक जोड़ा। देखिए आज भी पता नहीं चल रहा कि नाक कैसे जुड़ा। यानी कि राइनोप्लास्टी गांव में उस समय अवेलेबल थी। बच्चे स्कूल के डैम बना दिया करते थे, जो स्किल एजुकेशन की आज बात हो रही है। ये बात वहां पर जो है हाउस ऑफ कॉमन ने, मकाले ने भी कही। लेकिन आज हमारी कोई भी पॉलिसी मेकर्स इस बात को नहीं कहते कि कहीं आपको ये पता ना चल जाए। लेकिन नीसा इस बात को कह रहा है, क्योंकि नीसा ने अपना एक प्रण बना रखा है, जो मैंने कहा था ड्यूटी फर्स्ट, कि अपने लोगों को जागना होगा। वही बात अमित जी ने कहा कि अगर हम सोए रहेंगे, SSS से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कह दी है, इशारों में कह दी है कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर उस कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट को बार बार जो है हरियाणा में हम उठा रहे, पूरे देश में उठा रहे, अगर हम सोए रहे, उन्होंने तो इशारा दे दिया कि ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। भारत भूषण जी, संतोष जी, हमारे जुग साहब, रोमी जी, जितने लोग हम बैठे हैं, हमारे मैम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही
जागना होगा सुनीता मैम, जागना होगा। इस ट्रिपल एसए को हरियाणा में बनाने की कोशिश हुई थी, बोर्ड ने अपने आप को ट्रिपल एसए बनाने की कोशिश की थी, आप सबको पता होगा। तब मुझे विरोध झेलना पड़ा था अकेले को, जब उन्होंने कहा था कि 8th के पेपर होंगे, वो ट्रिपल एसए को ही बनाना चाहते थे, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान था। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी हम मिलकर काम कर रहे थे, हमने उसको रोका, कोर्ट में केस डाला और उसको नहीं होने दिया। अदरवाइज जिस ट्रिपल एसए की बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, उसको डाइल्यूट करने का काम ये ब्यूरोक्रेट और ये अधिकारी कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इनके हाथ से पावर जाए, इनके हाथ से कंट्रोल जाए। वो बोर्ड को ट्रिपल एसए बनाने जा रहे थे, जिसको हमने नहीं बनने दिया। अब मुझे आप सब जानते हो, उस समय कहा कि शर्मा जी ने बोर्ड के एग्जाम नहीं होने दिए, तो उसके पीछे मकसद ये था। थैंक यू शर्मा जी। आई थिंक बिल्कुल, और वो अपना नियम वही है, अप्लॉज हमेशा आते रहना चाहिए, लोगों का उत्साहवर्धन और तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो शर्मा जी, जब मैं फिर से वापस अपनी बात को वहीं पर लेकर आता हूँ, जब शिक्षा का सरकारीकरण हुआ और जो इस तरह से समाज में जो शिक्षा के मंदिर, जो विद्यालय, गुरुकुल बने हुए थे, उन सबको ध्वस्त किया गया। और हम सबको पता है कि जब इस तरीके से फिर बाद में आजादी के बाद भी सरकारी स्कूल ही रहे, तो कैसे शिक्षा की स्थिति अचानक से खत्म हो गई। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पूरे बजट प्राइवेट स्कूल सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसका उदय हुआ। मुख्य रूप से बजट प्राइवेट स्कूल आजादी के बाद में इस तरीके से आया कि जो सरकारी विद्यालय की व्यवस्था गिर रही थी, उसके ऑल्टरनेट की तरह से। लेकिन ऑल्टरनेट व्यवस्था जो भी होती है किसी भी चीज की, वो सिर्फ इस चीज से तो नहीं हमेशा के लिए रह सकती है, क्योंकि आपके जो कंपटीशन में सरकारी स्कूल है उससे आप थोड़ा सा बेहतर कर रहे हो। तो मेरा ये आपके लिए सवाल है शर्मा जी, कि क्या आपको लगता है कि अभी तक और आने वाले समय में हम सिर्फ इसी चीज से बजट प्राइवेट स्कूल सरवाइव कर जाएंगे कि हम सरकारी स्कूल से थोड़ा सा बेहतर हैं? और अगर नहीं तो इनोवेशन में और किस तरीके से हम लोगों को बजट प्राइवेट स्कूल्स को मेहनत करना पड़ेगा भविष्य में, ताकि हमेशा हम इस तरीके से नहीं आए कि सरकारी स्कूल से हम थोड़ा बेहतर हैं इसीलिए हम ठीक हैं, रादर देन कि हम ही सबसे बेहतरीन हैं इसीलिए हम बेहतर हैं। नितेश जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मेरे साथी सब यहाँ बैठे इस बात को बड़े गौर से सुने। देखिए, बजट स्कूल या जिनको मैं निजी स्कूल लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ मान्यता प्राप्त स्कूल, उससे तो निजी स्कूल शुरू हुए थे, मान्यता ही नहीं थी। उनका उदय हुआ क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना शौचालय थे, ना बेंच थे, ना पंखे थे, ना कंप्यूटर थे, ना एजुकेशन थी, आप ये कह सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम भी एजुकेशन नहीं थी। तो हमने थोड़ा बहुत उनसे बेहतर करके पब्लिक को एक सब्स्टिट्यूट दिया, अल्टरनेटिव दिया, तो लोगों ने हमें पसंद किया। लेकिन अब आप एक चीज को बड़े गौर से सुनने वाले, ध्यान से मैं बार बार बात कह रहा हूं, अब वो समय जा चुका है। आज गवर्नमेंट के पास कमरे भी हैं, पंखे भी हैं, कंप्यूटर भी है, सैटेलाइट भी है, यूनिफॉर्म भी है, शौचालय भी है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट डे बाय डे काफी इंप्रूव कर रही है। तो जो एक हमारा थोड़ा सा डिफरेंस था कि लोग कह रहे थे कि नहीं इनके पास कमरे हैं, इनके पास 2 कमरे हैं, हाई स्कूल है, बारिश आती है छुट्टी कर दी जाती है, वो खत्म हो चुका है। रही दूसरी बात जो आपने सवाल किया, हम उससे थोड़ा बेहतर थे, तो साथियों इसमें बड़ा अवेयर होने की जरूरत है। वो समय भी हाथ से निकल रहा है, गैप जो है बहुत कम है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने मुझे इंडिया में कहा कि शर्मा जी, जो आपके स्कूल में गैप था, आप उसको बहुत बड़ा मत समझे, बहुत कम गैप है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का गैप है वो भी कम है, और गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे का हक है उसको अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन अगर उस गैप को आपने बरकरार नहीं रखा और ज्यादा नहीं बढ़ाया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और आप इसी धर्रे से चलते रहे कि हम उनसे थोड़ा सा बेहतर है, तो पता नहीं वो किस दिन आपसे आगे निकल जाए और आप कहां पर लुप्त हो जाओ, पता भी नहीं लगेगा। अगर अपना सर्वाइवल चाहते हो दोस्तों, तो मैंने पहले भी कहा कि हमारी प्राइमरी ड्यूटी भी है कि हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें। तो आपको नई टेक्नोलॉजी को, नई टेक्निक को, नई जो भी मेथडोलॉजी आ रही है, उनको तुरंत अडॉप्ट करना होगा, और अपना जो फर्क है
ये बहुत बड़ा फर्क रखना होगा उससे। एक तो आपके स्कूल भी चलेंगे और दूसरा आप राष्ट्र और उन बच्चों की सही मायने में जो आपका कर्तव्य है वो निर्वहन करके उनकी सेवा भी करेंगे और राष्ट्र को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, ये अंतर बहुत माइनर है। इसी कहावत से नहीं चल सकते कि गवर्नमेंट स्कूल हमारे से थोड़े कमजोर है, ये सोच के चलना भी नहीं चाहिए। तो अपने आप को मजबूत करें, नई टेक्नोलॉजी को, नई मेथोडोलॉजी को, अपग्रेडेशन को अपनाएं और बदलाव के साथ साथ अपनी शिक्षा नीति, अपने शिक्षा प्रणाली, अपने सिस्टम में बदले स्कूलों में बदलाव करें ताकि जो काम आप कर रहे हैं इसको सुचारू रूप से करते रहिए। बहुत वक्त की जरूरत है। धन्यवाद शर्मा जी। मैं एक आखिरी सवाल पूछकर फिर खत्म करूंगा क्योंकि समय की कमी है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक आखिरी चीज पे जाऊंगा। एनईपी 2020 में लर्निंग आउटकम की तरफ जाने की बात हो रही है, रोड लर्निंग से दूर जाने की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, इस तरह की सारी अच्छी अच्छी चीजों की बात हो रही है जिसके लिए अभी आपने भी बोला कि सारे हमारे बजट स्कूलों को और सारे स्कूलों को तैयार होना है और करना है। मेरा एक दूसरा तरीका होता है देखने के लिए कि अगर हम में से बैठे हुए सारे लोग अगर देखें जो भी स्कूल चला रहे हैं, आप भी स्कूल चला रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाना चाहिए? अगर जवाब हाँ होता है तब इसका मतलब है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहें तो कौन सी 3 चीजें हैं जो कि हमको अभी तुरंत के तुरंत उस पर काम करना शुरू करना चाहिए? देखिए, नितेश जी का सवाल बहुत कठिन है। कई बार मीटिंग्स में पीछे बहुत वायरल होता है सवाल के लोग हाथ खड़ा करें कि कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो सबके हाथ नीचे होते हैं। और आज अगर यही सवाल देखो अपनी आत्मा से भी पूछना होगा कि कितनों के बच्चे हमारे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, ये एक सवाल हमारे साथ है। तो बहुत अच्छी बात है कि पर ये हाथ अभी कम है। मैं ये बताऊं, ये एकदम हाथ खड़े होने चाहिए, यानी इसके लिए और कार्य करने की जरूरत है। यदि लैकिंग यहां पर भी है तो मैं वही कह रहा हूं, मार्जिन कम होता जा रहा है। आपको अपने स्कूलों को ऐसा बनाना है कि आप अपने बच्चों को अपने स्कूल में गर्व से पढ़ाओ कि आप दूसरे की बात सोचो भी ना। और जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की तरफ आप तत्पर हो। बदलाव को अपनाओ, नई टेक्नोलॉजी को अपनाओ। और जो ये रोड लर्निंग ऐसी बातें हो रही हैं, इनसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग या जो और इनोवेशंस नए नए आ रहे हैं, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करने की तरफ जाओ। बहुत सारे कहते हैं अगर हम टीचर को ट्रेन कर देंगे तो टीचर स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने कहा अगर आप सारे ट्रेन कर दोगे तो एक छोड़ के उधर जाएगी, दूसरी छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगी, तो मामला तो खत्म हो जाएगा। यानी सबको हाथ से हाथ मिलाकर काम करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। नए बदलाव को अपनाओ तो आपके लिए कोई भी खतरा नहीं है, ये आपकी ड्यूटी भी है। और जो ये हाथ थोड़े कम खड़े हुए हैं, साल 2 साल के बाद सबके हाथ खड़े हो तभी समझेंगे हम कि हमने इन बातों को माना है बदलाव का, कि जो हम दे रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू शर्मा जी। 30 सेकंड में कोई आखिरी थॉट आप सबको रखना चाहते हैं तो प्लीज वो बोलकर कंक्लूड करें। देखिए 30 सेकंड में आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप यूनाइट हो और जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें बदलाव के लिए राष्ट्र को सर्वप्रथम माने। उसके बाद आपका परिवार और बाकी चीजों को जो आजकल हम तो मैं बोलना नहीं चाहता, बस राष्ट्र ही सर्वप्रथम मानकर शिक्षक के लिए राष्ट्र ही सर्वप्रथम होता है। चाणक्य ने एक बात कही थी, जिस देश का शिक्षक चाटुकार होगा, चापलूस होगा या राजा की चापलूसी करेगा, उस देश को तरक्की किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती। इसलिए हम शिक्षक हैं। मैंने आपको इशारा कर दिया कि राष्ट्र को फर्स्ट और लास्ट मानकर हम काम करें, बाकी सारी चीजों को भूल जाएं और शिक्षा में जो भी त्रुटियां हैं उसको मिलकर दूर करने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा है, किसी और का नहीं। भारत भूषण जी,
इस भारत को अगर हमने भूषण बनाना है तो आपको सबको मिलकर लगना होगा। फिर भी उसी तरीके का जैसे दक्षिणा नालंदा वाला भारत जो था, जब शिक्षक की सलाह पे राजा चला करता था, आज उल्टी बात होगी। आज के राजा जैसे कहते हैं, अभी आ रहा था कि मॉनिटरिंग के लिए सेल बना दिए जाए। अरे भाई, हमें मॉनिटरिंग करने वाली सरकारें होती कौन? एक तरफ हम विश्व गुरु की बातें कर रहे हैं, इस तरफ हम राम युग की बातें कर रहे हैं। क्या उस समय शिक्षा के ऊपर, शिक्षक के ऊपर मॉनिटरिंग वाला कोई सेल हुआ करता था? मुझे बताइए। तो उस युग को लाना है तो सारे शिक्षक जागो, और जो हमें मॉनिटरिंग या कंट्रोल करने की बातें कर रहे हैं, उनको रास्ता सिर्फ एक ही तरीके से दिखाया जा सकता है कि हम अपनी ड्यूटी को बड़ी मजबूती से निभाएं और राष्ट्र को सर्वप्रथम मानें। बस यही मेरा एक लास्ट। थैंक यू शर्मा जी अपनी बातों को रखने के लिए। आई थिंक सब लोगों ने बहुत कुछ समझा है और बहुत कुछ और भी है कहने के लिए, लेकिन वो आगे के लिए छोड़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों से शर्मा जी का थैंक यू सो मच शर्मा। Thank you, sir, for those crisp and insightful responses.